गुड इवनिंग सभी गुड इवनिंग। चलिए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो हम लोग लास्ट में पढ़ चुके थे। पहला तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो चुका था, है ना। पीयूष ग्रंथि वाला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। और पीयूष ग्रंथि के बाद बच्चों अगले नंबर में अपन पीनियल ग्लैंड भी पढ़ चुके थे, है ना। और पीनियल ग्लैंड के बाद अगले नंबर में, इसके बाद वाले में, पीनियल के बाद तीसरा नंबर में देखेंगे। देखो हाइपोथैलेमस भी हो चुका था उसी में, है ना। कैसे हो गया था कि जो पश्च पीयूष ग्रंथि होता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिससे दो हार्मोन सीक्रेट होता था, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा एडीएच। ये दोनों हार्मोन का फॉर्मेशन कहां पर होता था? हाइपोथैलेमस में। कुछ याद आ रहा है ना? ये दोनों का निर्माण कहां पर होता था? हाइपोथैलेमस में होता था जी। बात समझ में आया? तो याद रखें आप, हम लोग हाइपोथैलेमस भी पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी पढ़ चुके हैं और पिनियल ग्लैंड भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वाले में अगला हेडिंग डाले बच्चों, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, बड़ा प्यारा सा ग्लैंड है। कॉपी उपी निकाल लो, लिखना स्टार्ट कर दो। अच्छा, कुछ लोग तो सिर्फ पीडीएफ के भरोसे बैठे होते होंगे, सर लिख के दे दे उसी को पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, है ना। बनाना है आप लोग को, बनाना है। ठीक, तो चलिए एक नया पार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाम है उसका बच्चों थायराइड। थायराइड, ये साला कलर कैसे चेंज हो जाता है बे? गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं तो सफेद से लाल हो गया, बताओ। चलो देखो जरा, गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। थायराइड ग्रंथि, है ना बच्चों। ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। बड़ा ध्यान समझिएगा और याद करते चलिएगा। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के सम्मान में पहला नंबर का लाइन, फर्स्ट नंबर का पॉइंट, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, पहला नंबर का बात याद रखें आप। पहला नंबर के पॉइंट में लार्जेस्ट ECG मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड लिखते चलो। आधे लोग अभी कॉपी खोल रहे हैं, अभी फिर 2 मिनट सोचेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। कॉपी निकाल लो, कॉपी। पीताम्बर, कृष्णा सब चलो ठीक है, रेडी हो चुके हैं। मानसी ठीक है। तो याद रखें आप, थायराइड ग्लैंड को लेकर के बात किया जाए तो थायराइड ग्लैंड के सम्मान में पहला नंबर का लाइन, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अच्छा, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है? लीवर। और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी क्या होगा? लीवर। लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड भी क्या होगा? लीवर। बट लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो थायराइड ग्लैंड। याद रखें बच्चों, सेकेंड नंबर में, दूसरा नंबर में इसका जो वेट होता है ना, इसका जो भार होता है, वैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस थोड़ा सा याद रख लो। इसका जो वेट होता है 25 से 30 ग्राम होता है, 25 से 30 ग्राम होता है। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका जो वेट होता है 25 से 30 ग्राम होता है बच्चों। दूसरा के बाद तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर में, हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो अपने हार्मोन को स्टोर करता है बच्चों। ध्यान सुनिएगा, इसके पहले हम लोग जितना भी एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़े हैं, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। ब्रेन में टोटल 3 था, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। गर्दन में 2 था, है ना, थायराइड और पैराथायराइड। दिल के पास एक था, थाइमस, ठीक। और वो आपका डिओडिनम के पास एक था, नाम था उसका पैंक्रियाज। किडनी के ऊपर 2 था, एड्रिनल ग्लैंड। इसके अलावा मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। इतना सारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड, बात को समझना, है ना, जब भी जरूरत आता है तो हार्मोन बनाते हैं, बनाने के बाद वो यूज होता है, और यूज होने के बाद मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। मतलब ये हुआ कि हार्मोन हमारे बॉडी में कभी भी स्टोर नहीं होता। अपवाद है थायराइड ग्लैंड, जो अपने हार्मोन को स्टोर करता है, तो एकमात्र ग्लैंड जो हार्मोन को स्टोर करता है। तो याद रख लें आप अगले नंबर के पॉइंट बच्चों, एकमात्र, है ना, कौन सा मात्र? एकमात्र ग्लैंड, एकमात्र ग्लैंड जो हार्मोन को, है ना, HOR क्या लिखा जा रहा है? HORMON, हार्मोन को स्टोर करता है बच्चों, स्टोर करता है। कहानी को समझते चलना है ना। तो एकमात्र ग्लैंड जो हार्मोन को बच्चों स्टोर करता है बच्चों, एकमात्र ग्लैंड जो हार्मोन को स्टोर करता है, ठीक। तीसरा के बाद चौथा नंबर के पॉइंट में, फोर्थ नंबर के पॉइंट में, याद हो रहा है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, भार 25 से 30 ग्राम होता है, एकमात्र ग्लैंड जो हार्मोन को
स्टोर करता है। और थर्ड नंबर में बात करूंगा स्थिति को लेकर के, इसके पोजीशन को लेकर के, कहां पर होता है, गले में होता है, और इसका आकार क्या होता है, एच आकार का होता है। कहीं पर कोई दिक्कत है क्या? तो याद रखें आप, इसका जो पोजीशन होता है बच्चों वो गर्दन में होता है, ट्रेकिया में होता है, ट्रेकिया के पास होता है ना, ट्रेकिया, ठीक है, गर्दन में होता है। और ये शेप कैसा होता है, एच आकार का होता है, एच आकार का होता है, अंग्रेजी के एच आकार का होता है। चारों पॉइंट क्लियर हो गया होगा बच्चों। चौथा के बाद पांचवा नंबर के पॉइंट पे, पांचवा नंबर के पॉइंट पे हमेशा की तरह हार्मोन का नाम देखेंगे, हार्मोन का नाम, इसे सीक्रेट होने वाला हार्मोन देखेंगे बच्चों। थोड़ा फ्लो में चल रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किरण, यश, पीतांबर, कृष्णा, महेश्वर, अंजू, दामिनी, मानसी, मोतीलाल, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखना, मैं बोला जो हार्मोन होता है ना, यहां से दो हार्मोन होता है बच्चों, दो हार्मोन सीक्रेट होता है। कौन कौन सा दो हार्मोन होगा, लिखे। पहला नंबर का पॉइंट, नाम से स्पष्ट है, थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन, नाम से स्पष्ट है, थायराइड से थायरोक्सिन, THYROXIN, है ना, थायरोक्सिन हार्मोन, XIN, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, बड़ा प्यारा सा नाम है, थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन। बच्चों दूसरा नंबर में, सेकेंड नंबर में बड़ा प्यारा सा नाम है, लिख दें TCTHORMONE, TCT हार्मोन। तो याद रखें, थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन सीक्रेट होता है बच्चों। पहला वाला का नाम है, फर्स्ट वाले का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन, और दूसरा वाला का नाम है टीसीटी हार्मोन। तो पहला नंबर में कुछ कहानी बताया मैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो स्टार्टिंग में, है ना। पहला में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, वेट 25 से 30 ग्राम होता है, एकमात्र ग्लैंड जो हार्मोन को स्टोर करता है। पोजीशन गले में, साइज को लेकर के, सॉरी शेप को लेकर के बात करें तो एच आकार के। इसके बाद अगले नंबर में आप लोग कहानी बताया कि हार्मोन का नाम क्या है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। दो हार्मोन होता है, एक का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन, एक का नाम है टीसीटी हार्मोन। अब दोनों हार्मोन का काम देखेंगे तो पहला हेडिंग डाल लें आप, थायरोक्सिन हार्मोन का काम। तो लिख लें पहला नंबर में थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य। बच्चों बड़ा ध्यान से समझना और लिखना, थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य, थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य। देखो याद रखें, पहला नंबर का फंक्शन बता रहा हूं, ठीक, लिख लो आप। यह ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, GLUCOS, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को, कहानी क्या है बता रहा हूं, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है। मतलब क्या हुआ, यह ग्लूकोज के टूटने के रेट को बढ़ा देता है। अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम याद आ रहा होगा, श्वसन तंत्र याद आ रहा होगा, तो वहां पर बोला था कि जो ग्लूकोज होता है सेल के अंदर इंटर करता है, और सेल के अंदर जाता है तो और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वही है ऑक्सीडेशन, वही ऑक्सीडेशन। मतलब ये हुआ, बात को समझिएगा, यह ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है। मतलब क्या हुआ, यह ग्लूकोज के टूटने के रेट को बढ़ा देता है, टूटने के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। और याद रखिएगा, लाइन समझना, इधर देखो आप, ऊर्जा व्यय की वह मात्रा है ना, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी लॉस, ऊर्जा व्यय की वह मात्रा जो एक इंसान को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है। आप मोटा मोटी समझो, ऊर्जा की वह मात्रा, एनर्जी की वह क्वांटिटी जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, उसको कहते हैं BMR। BMW मत लिख देना, में BMR होता है। क्या होता है, BMR होता है। तो मैं क्या बोला, ऊर्जा की वह मात्रा जो एक व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है, BMR कहलाता है। तो समझिएगा बात को, मान के चलिए आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो, तब पर भी आपका किडनी है, लीवर है, फेफड़ा है, हार्ट है, हाथ पैर नाक कान मुंह काम कर रहा है ना, तो इसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो मान के चलो कि कम से कम 50 जूल एनर्जी चाहिए, 50 जूल से कम हुआ तो निपट गए, ऐसा कंडीशन हुआ। तो मिनिमम कितना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए, उससे भले ज्यादा हो जाए, तो मिनिमम 50, उसी मिनिमम को मेंटेन करता है। अगर ये नहीं रहेगा ना तो 50 से घट जाएगा, साफ हो जाएगी इंसान। अरे बात समझ में आया, क्लियर हो गया ना। तो यह BMR को कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ऊर्जा की वह मात्रा जो एक इंसान को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है, उसको बनाए रखता है। तो याद रखें बच्चों, दूसरा नंबर में, सेकंड नंबर में, यह BMR को कंट्रोल करता है, कंट्रोल
करता है। बच्चों यह बीएमआर को कंट्रोल करता है। बीएमआर का पूरा नाम होता है बच्चों बेसल मेटाबॉलिक रेट, BASAL, बेसल, M फॉर मेटाबॉलिक और R फॉर रेट। अरे भाई ये दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों लाइन में। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को बढ़ा रहा है, मतलब एनर्जी को बढ़ा रहा है ना, मतलब कम नहीं होने दे रहा है ना। तो बात तो वही हो गया ना, इसके फंक्शन क्या देना, मेंस तक में दो ही पूछा जाता है, या ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करता है या बीएमआर को कंट्रोल करता है। बताइए यहां तक की कहानी समझ में आया? ठीक, और याद रखें उसके कार्य में ही उसका प्रभाव छुपा रहता है। यही कार्य है, इसी से कार्य से पैदा होगा प्रभाव। तो अगले नंबर में प्रभाव, थायरोक्सिन हार्मोन का प्रभाव। तो बच्चों अगला हेडिंग डाल लें आप लोग, अगले नंबर में इफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का प्रभाव। थायरोक्सिन हार्मोन का प्रभाव, अब प्रभाव हमेशा दो प्रकार का होगा, कम हो जाएगा तो और अधिक हो जाएगा तो। ठीक है, तो पहला नंबर बच्चों कमी का प्रभाव। कमी का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हाइपोसिक्रीशन, हाइपो माने कम होना। और बच्चों दूसरा नंबर में अधिकता का प्रभाव, दूसरा नंबर में अधिकता का प्रभाव, इंग्लिश में कहेंगे इफेक्ट ऑफ हाइपर सिक्रीशन। तो याद रखें थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप खुद दिमाग लगाइए, इधर देखिए, इसके फंक्शन में जाइए, बताओ। यह ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, तो अब आप खुद बताओ, अगर एक कम हो गया तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम। तो बताइए इसी कमी से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बच्चों क्या हो जाएगा, कम। बताओ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, कम। अब खुद दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाइए, अगर ये अधिक हो गया तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, देखना मैं कैसे टेक्निकल सोचने के लिए सीखो आप, हर चीज को बहुत तरीके से सोचना है बच्चों। तो मैं बोला थायरोक्सिन हार्मोन का प्रभाव, कमी का प्रभाव, अधिकता का प्रभाव। कमी से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा और अधिकता से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा। अब खुद बताइए आप, अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कम हुआ मतलब ये हुआ कि एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं हो पाएगा। अब ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो एनर्जी रिलीज कहां से होगा, तो एनर्जी की मात्रा क्या हो जाएगा, कम। और एनर्जी की मात्रा कम हो जाएगा तो कैसे, कैसा लगेगा, सुस्ती, कमजोरी लगेगा। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो लोग कैसे हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, लेजी। बात समझ में, लेजी हो जाते हैं। अब आप उल्टा दिमाग लगाओ, अगर अधिक है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन तो इतना एनर्जी निकलने लगेगा ना, हाइपर एक्टिव वही कहलाता है। देख लेना किसी घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, भयंकर एक्टिव रहते हैं। बात समझ में आया? तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो एनर्जी रिलीज होगा ज्यादा, एनर्जी रिलीज होगा ज्यादा तो फुर्ती हो जाएगा, फुर्ती, एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे, तो फुर्तीलापन आ जाता है शरीर में, फुर्तीला। लोग कैसे हो जाते हैं, फुर्तीला, एक्टिव बोल सकते हो, एक्टिव। यहां पर लेजी हो जाएंगे, यहां पर एक्टिव हो जाएंगे। बताओ ये लाइन समझ में आया? देख रहे हो मैं कैसे चीजों को कनेक्ट करता हूं, सीखो बायोलॉजी को। अगले नंबर में, इसके बाद वाले में बताइए, अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कम होगा तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज टूटेगा नहीं, इसका मतलब यही हुआ। और जब ग्लूकोज ही नहीं टूटेगा तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में जमा होगा, और जब ग्लूकोज जमा होगा तो क्या कभी फैट को टूटने का मौका मिल पाएगा क्या? मैं आप लोगों को पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं कि पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है, इसके बाद फैट खत्म होता है और लास्ट में प्रोटीन खत्म होता है। जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं टूट पा रहा है तो फैट कहां से टूटेगा? तो फैट को कभी जीवन में टूटने का मौका ही नहीं मिलेगा, फैट पूरे आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और फैट स्टोर होगा तो लोग कैसे हो जाएंगे, मोटी। अब मैं मोटी क्यों लिखा इसका भी जवाब दूंगा। मोटी हो जाएगी बेचारी। बात समझ में आया? मोटी हो जाएंगे। अब बताओ इधर आप, अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा टूटेगा तो ग्लूकोज एकदम से टूट के खत्म होगा
तो कहीं ना कहीं फैट को भी टूटने का मौका मिलेगा, और फैट टूटेगा तो हमारे बॉडी से फैट रिड्यूस होगा, कम होगा, और फैट कम होगा तो मोटी की जगह कैसी हो जाएगी वो पतली दुबली, है ना, पतली दुबली, पतली दुबली। बात समझ में आया? पतली दुबली, कहानी समझ में? पतली दुबली। और याद रखें आप, ये बताओ यहां पर एनर्जी कम है एनर्जी कम है ना, और एनर्जी कम रहेगा तो एनर्जी की कमी से बीमार पड़ जाएंगे, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? बुखार आ जाएगा। अरे आएगा ना, तो यहां पर भी बुखार आएगा, बुखार आ जाएगा। यहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा है, हमेशा टेम्परेचर भरपूर रहेगा शरीर का, तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो यहां पर भी बुखार आ जाएगा। तो आप लोग सुने होंगे, न तो कोई मच्छर काटा, न तो कोरोना हुआ बुखार आ गया। तो बिना किसी वजह का जो बुखार आ जाता है इसी की वजह से आता है। देखो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से, ये हार्मोन कम हो जाता है तो भी बीमारी जैसा फील होता है, और अधिक हो गया तो भी बुखार जैसा फील होता है। बात समझ में आया? कनेक्ट कर पा रहे हो टॉपिक को ना? याद हो जाएगा। इधर देखो अगले नंबर में। अच्छा, ये वाला जो मामला है ना, ये देखने को मिलता है बच्चों, अक्सर थायराइड का जो प्रॉब्लम होता है वो महिलाओं को होता है। इसका एक रीजन ये भी है ना कि थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड ग्लैंड के ज्यादातर काम महिलाओं में होता है, इसलिए भगवान थायराइड ग्लैंड का साइज भी महिलाओं में थोड़ा ज्यादा दिया है पुरुषों के कंपेयर में। प्रॉब्लम तब होता है जब शादी हो जाता है महिलाओं को। शादी के बाद अचानक से एक फीमेल के बॉडी में, महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंज होता है, हार्मोनल बदलाव होता है, और उस हार्मोनल चेंज में अक्सर देखने को मिलता है कि शादी से पहले जिस लड़कियों के शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा होता था, शादी के बाद वो क्या हो जाता है? कम। और शादी के बाद कम हो जाता है तो जो लड़की शादी से पहले कैसी थी? पतली दुबली, अचानक से कैसी हो जाएगी? मोटी। तो टेंशन में आ जाते हैं शादी करने वाले, कहाँ हो गया? समझ में आया? तो शादी से पहले पतली दुबली रहती, शादी के बाद अचानक से मोटी हो जाती। क्यों बोलो तो? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। बात समझ में आ रहा है? और इसमें बड़ा दिक्कत तब होता है ना जब घर वाले इस चीज को नोटिस करते हैं। सास अलग ही परेशान रहती उधर लड़की के साथ, उसको लगता है कि शादी से पहले खाती पीती नहीं थी, इसके माँ बाप नहीं खिलाते थे, पतली दुबली थी बेचारी, शादी के बाद अपने पति का खा खा करके मोटी हो गई है। बात समझ में आया? ठीक है। और चुपचाप दिन भर पड़ी रहती है, सुस्त रहती, कुछ काम नहीं करती है। मायके में थी तो काम करती थी। अरे बात समझ में आया? ठीक है। तो इधर सास भी परेशान, उधर घर वाले भी परेशान, और जब चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं है, ये थायरोक्सिन हार्मोन का प्रभाव है। तो फिर थायराइड का टेबलेट देते हैं, फिर उसको खाते हैं ना, तो थायराइड का टेबलेट देंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी में ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो फिर से लड़कियां कैसी हो जाएंगी? पतली दुबली। देख लेना, तभी देख लेना थायराइड का प्रॉब्लम होता है ना, जब थायराइड कम हो जाता है शरीर में तो अचानक से शरीर फूल जाता है, मोटापा आ जाता है। कहानी समझ में आया? अरे क्लियर हो गया ना? ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सेक्शन यहाँ पर क्या हो जाता है? कंप्लीट। तो बताओ ये वाला टॉपिक को कनेक्ट कर पाओगे आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बताओ कमी के प्रभाव, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? कम। अधिकता से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कम तो एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। एनर्जी कम तो सुस्ती लगेगा, ग्लूकोज डिपोजिट होने लगेगा तो मोटापा आ जाएगा, और एनर्जी कमी से बुखार पकड़ लेगा। इधर में ग्लूकोज ज्यादा निकलेगा, ज्यादा यहाँ से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो फुर्तीलापन आ जाएगा, है ना, पतली दुबली हो जाएंगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा? बुखार हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन एनसीईआरटी के आधार पर कंप्लीट हो जाता है। एक कहानी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। किसमें लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में। तो जो मैं कहानी बता रहा था ना, ये मैं एनसीईआरटी की जिक्र कर रहा था, क्लास 10th का ना एनसीईआरटी। अब मैं आपको सीजी बोर्ड की बात कर रहा हूं, फिर से अगले नंबर में लिखो इसके बाद थायरोक्सिन हार्मोन का प्रभाव, दोनों को देखना, एक एनसीईआरटी वाला और सीजी बोर्ड वाला। तो अगले नंबर में फिर वही कहानी रहेगा, थायरोक्सिन का प्रभाव। थायरोक्सिन का प्रभाव देखो, थायरोक्सिन के प्रभाव को लेकर के बात किया जाए ना, तो मैं आप लोग को रटने वाला चीज बता रहा हूं, जो कॉलेज वगैरह के बुक में 11th 12th की बुक में जो लिखा रहता है ना, जो डायरेक्ट फैट के रूप में पूछता है, उसको भी याद कर ले आप लोग। तो पहला नंबर में होगा बच्चों, फर्स्ट नंबर में कमी का प्रभाव, और दूसरा नंबर में अधिकता का प्रभाव। एक कम हो जाएगा तो क्या होगा, और अधिक हो जाएगा तो क्या होगा।
कमी का प्रभाव और अधिकता का प्रभाव। देखो बात को समझना, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ना, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से एक रोग हो जाता है और उस रोग का नाम है, बच्चों में रोग होता है ना, बच्चों में। चलो अच्छा बाद में, बच्चों को बाद में लिख दूंगा, लिख लो क्रिटेनिज्म। क्रिटेनिज्म याद रखें, रोग होता है बच्चों में। क्या होता है अभी सब बताऊंगा, पहले लिख लें आप, बच्चों में होता है। तो याद रखें हम, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में एक रोग हो जाता है, नाम उसका क्रिटेनिज्म। क्या नाम है? क्रिटेनिज्म। इसके अलावा बड़े लोगों में, वयस्क लोगों में इसकी कमी से एक रोग हो जाता है और उसका नाम है मिग्जीडेमा। मिग्जीडेमा ये वयस्क में होता है। क्या होता है सब बताऊंगा, मिग्जीडेमा। उसी प्रकार इसकी कमी से एक रोग हो जाता है घेंघा रोग, नाम सुने होंगे आप लोग, घेंघा रोग। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सिंपल गोइटर डिजीज, GOITR, गोइटर, सिंपल गोइटर डिजीज। और बच्चों चौथा नंबर में, फोर्थ नंबर एक रोग है जिसका नाम है हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग याद कर लोगे इतना? याद कर पाओगे ना? याद हो जाएगा। जानना जरूरी है अगर आप हर लेवल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं ना साइंस में, तो ये सब याद रख लो आप, जो कि PSC व्यापम में हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो 4 नाम ले लिया, इसकी कमी से 4 रोग होगा। क्रिटेनिज्म हो जाएगा बच्चों में, मिग्जीडेमा होगा वयस्क में, घेंघा रोग होता है, सिंपल गोइटर डिजीज बोला जाता है, और अगले नंबर में हाशीमोटो रोग। बच्चों इसकी अधिकता से 2 और रोग होता है यहाँ पर अधिकता से। एक का नाम है, पहले वाला का नाम है ग्रेव्स रोग, ग्रे आधा वो फिर से ग्रेव्स रोग है ना, या इसी को एक और नाम है बैस डाउस रोग, बैस डाउस रोग, ग्रेव्स रोग या बैस डाउस रोग। और बच्चों दूसरा का नाम है प्लूमर रोग, प्लूमर डिजीज, प्लूमर रोग। पहले नाम लिख लो फिर एक के बारे में बताता हूं। तो याद रखें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से 4 रोग हो जाएगा, क्रिटेनिज्म बच्चों में, दूसरा मिग्जीडेमा हो जाएगा वयस्क में, तीसरा घेंघा रोग और चौथा नंबर में हाशीमोटो रोग। इसकी अधिकता से 2 रोग हो जाएगा बच्चों, ग्रेव्स रोग और प्लूमर रोग। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है, ACF वगैरह में इससे बाहर नहीं जाता जी, ये लास्ट है। बट इसके बाद भी हल्का हल्का इसके बारे में आइडिया दे दूंगा ताकि आप उसके बारे में समझ पाए और डीप में बाय द वे कभी पूछ ले तो आप बना पाए। ठीक है, चलिए सबके बारे में हल्का हल्का आइडिया दे देता हूं। पहला नंबर लिख लो फर्स्ट नंबर में क्रिटेनिज्म, पहला नंबर में क्रिटेनिज्म, पहला रोग का नाम हो जाए क्रिटेनिज्म। देखना बात को समझना। पहली बात जो क्रिटेनिज्म रोग होता है बच्चों, ये होता है बच्चों में। ठीक है, समझे, ये बच्चों में होता है। तो क्रिटेनिज्म रोग जो होता है बच्चों को होता है। ये क्या होता है बात को समझिएगा। इधर देखें आप, इधर देखें, अगर कोई भी महिला ना, कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में, और गर्भावस्था के दौरान अगर उसके भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए, याद रखिएगा आयोडीन जो होता है ना थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी रहेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा, क्योंकि थायरोक्सिन को बनाने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। लिखवाऊंगा इस बात को। फिर से मैं मेन टॉपिक पे आ जाता हूं। मैं बोला क्रिटेनिज्म जो होता है बच्चों को होता है। अगर कोई महिला गर्भावस्था में है, प्रेगनेंसी पीरियड में है, और प्रेगनेंसी के समय, गर्भावस्था के समय उसके बॉडी में अगर उसके भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए, वो जो भी खाना खा रही है उसमें आयोडीन की कमी हो जाए, तो उसका प्रभाव महिला के साथ साथ डायरेक्ट बच्चे पर दिखाई देता है। ऐसे कंडीशन में जो गर्भ में पल रहा जो शिशु होता है उसका मानसिक विकास ही नहीं हो पाता। बात को समझना, उसका IQ लेवल बहुत कम हो जाएगा, IQ लेवल बहुत कम हो जाएगा, IQ लेवल बहुत कम हो जाएगा, शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। बात को समझना, मुख बधिर पैदा ले लेता है, मुख बधिर, मुख बधिर, मुख बधिर मतलब बोल नहीं पाएगा, मुख बधिर, गूंगा पैदा ले लेगा, ऊपर से बहरा होगा, वो सुन नहीं पाएगा। बाहर लिखा जा रहा है,
बहरा पैदा रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, विकास की कमी होगा उसके बॉडी में, विकास कमी होगा। आप सोच के देखो आप कि गर्भावस्था के समय अगर महिला के भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो उस दौरान गर्भ में पल रहा बच्चा में आईक्यू लेवल कम हो जाता है, मुख बधिर पैदा ले लेता है, सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, शारीरिक विकास नहीं हो पाता। और याद रखिए बच्चों, इसी को हम बोलते हैं क्रिटेनिज्म। क्या बोला जाता है? क्रिटेनिज्म बोला जाता है, क्रिटेनिज्म बोलते हैं। तभी तो बोलते हैं कि हमेशा जो गर्भवती महिला होती है उसको आयोडीन युक्त भोजन कराना चाहिए, आयोडीन युक्त भोजन कराना चाहिए। अब बात समझ में आए कितना खतरनाक होता है? देख रहे हो, एक थोड़ा सा आयोडीन क्या कम हो गया कि ऐसा प्रभाव बच्चों में देखने को मिलता है, क्रिटेनिज्म बोलते हैं। कहानी समझ में आ गया? दूसरा नंबर में, सेकेंड नंबर में था मिक्जीडेमा। मिक्जीडेमा, पहली बात बच्चों ये वयस्क में होता है, वयस्क में आयोडीन की कमी से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। ये दोनों रिलेटिव है एक दूसरे के। तो याद रखो आप, जो मिक्जीडेमा होता है वयस्क में होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें बाल झड़ने लगते हैं जी, बहुत ज्यादा बाल झड़ता है, बाल झड़ता है। ठीक है, इसके अलावा स्किन जो होता है फूल जाता है, जो स्किन होता है वो फूल जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, एकदम बुजुर्ग टाइप से दिखने लगते हैं लोग। और इसी रोग का नाम है बच्चों मिक्जीडेमा। एकदम लूज हो जाएगा स्किन, टाइट नहीं रहेगा, एकदम से लूज हो जाएगा। बात समझ में आया? तो याद रखो जो मिक्जीडेमा रोग होता है, बाल झड़ने लगता है, स्किन फूल जाता है, ढीला पड़ जाता है, इसी का नाम है मिक्जीडेमा। अब समझ गए होगे ना, हल्का सा जान जाओगे रोग के बारे में ना तो याद करना आसान हो जाता है बच्चों। अगले नंबर में, दूसरा के बाद तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर में, तीसरा नंबर में, तीसरा रोग का नाम बताया था घेंघा रोग। घेंघा रोग सिंपल गोइटर डिजीज बोलते हैं, सिंपल गोइटर बोला जाता है इसको। ठीक है, गोइटर रोग बोला जाता है। अब पहले कहानी को सुन लो, एक लाइन को फिर लिखना। इधर देखो आप, याद रखें थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का जरूरत होता है। मैं बोला थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होता है। सवाल उठता है ये आयोडीन कहां से मिलता है? तो ये आयोडीन भोजन से मिलता है। अब आप इमेजिन करो हमारे भोजन में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो फिर जो थायराइड ग्लैंड है उसको तो भाई थायरोक्सिन हार्मोन बनाना ही है। तो ऐसे कंडीशन में थायराइड ग्लैंड जो होता है वो खून से जबरदस्ती खींचने लगता है आयोडीन को, क्योंकि भोजन से तो मिल नहीं रहा है उसको, तो आपके ब्लड से आयोडीन को खींचने लगेगा और खींचने की वजह से काम ज्यादा करना पड़ेगा और ज्यादा काम करने के चक्कर में फूल जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो गला में से उभार आ जाता है। इसी का नाम है घेंघा रोग। बात समझ में आया? क्लियर हो गया ना? तो लिख लें आप, जो घेंघा रोग होता है बच्चों ये आयोडीन के डेफिशिएंसी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। बात समझ में आया? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होता है और यह आयोडीन वह भोजन से प्राप्त होता करता है। जब भोजन में आयोडीन की कमी हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड ब्लड में से आयोडीन को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उसकी साइज बढ़ जाता है और इसी रोग का नाम है बच्चों घेंघा रोग। पहली बात। अच्छा ये बताओ, इधर देखना अगले नंबर में, सेकेंड नंबर में, अगर मैं एक बात बोलूं कि जो आयोडीन होता है नमक में होता है और नमक कहां होता है? समुद्र के पानी में। मतलब ये हुआ कि जो सी फूड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जो समुद्री भोजन का इस्तेमाल करते हैं, उनको कभी भी आयोडीन की कमी नहीं होगा और उनको कभी भी आयोडीन की कमी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उनको जिंदगी में कभी भी घेंघा रोग नहीं होगा। तो फिर सवाल उठता है घेंघा रोग होता किसको है? घेंघा रोग अक्सर देखा गया है कि पहाड़ में रहने वाले लोगों को होता है, पहाड़ में। तो जो पहाड़ के ऊपर रहते हैं ना, बात को समझना, जो पहाड़ के ऊपर रहते हैं तो यहाँ पर जो पानी रहता है वो पानी से जो आयोडीन होता है ना वो छन छन के फिल्टर होकर के नीचे चला जाता है, फिल्टर होकर के छन जाता है पूरा, तो उसका वेट ज्यादा तो छन के नीचे चला गया। तो ये जो भी पानी हम लोग पीते हैं उसमें आयोडीन की क्या होगा? कमी होगा या नहीं रहेगा? और आयोडीन की कमी रहेगा तो थायराइड ग्लैंड उसकी साइज बढ़ेगा फिर, है ना? बोले तो घेंघा रोग। मतलब ये हुआ
कि जो घेंघा रोग होता है समुद्री भोजन करने वाले को कभी नहीं होता, या पहाड़ या ढलान में रहने वाले लोगों को होता है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या यह रोग सबको हो रहा है क्या? नहीं। जब कोई भी रोग विश्व लेवल पे होता है, पूरी दुनिया में होता है, उसको बोलते हैं महामारी। जैसे कोरोना एक महामारी था, इंग्लिश में बोलते हैं पैंडेमिक। और जब कोई रोग किसी क्षेत्र विशेष में होता है उसको बोलते हैं स्थानिक रोग, किसी स्थान में हो रहा है, और इंग्लिश में बोलते हैं एंडेमिक डिजीज। और इसीलिए घेंघा रोग जो होता है बच्चों वो एंडेमिक डिजीज होता है, जबकि जो कोरोना था वो पैंडेमिक डिजीज था। बताओ कहानी समझ में आया? एंडेमिक और पैंडेमिक में अंतर समझ में आया? ठीक, तो लिख लें आप अगले नंबर के पॉइंट में, लिख लें आप अगले नंबर के पॉइंट में। याद रखिए जो घेंघा रोग होता है समुद्री भोजन करने वालों को नहीं होता। समुद्री भोजन करने वालों को नहीं होता। तो समुद्री भोजन करने वालों को नहीं होता घेंघा रोग, कभी नहीं होता। ठीक है, किसको होता है? पहाड़ या ढलान में रहने वालों को, पहाड़ या ढलान में रहने वालों को होता है, रहने वालों को होता है। खैर अब तो घेंघा रोग हो भी नहीं रहा है किसी को, क्योंकि सबके जगह क्या पहुंच चुका है? आयोडीन युक्त नमक पहुंच चुका है। ठीक है, याद रखें आप, इसीलिए घेंघा रोग एक एंडेमिक डिजीज है, ENDEMIC, एंडेमिक रोग है। एंडेमिक को हिंदी में बोलते हैं स्थानिक रोग। ये सबको नहीं होता, किसी स्थान विशेष में रहने वाले लोगों को होता है। इससे नाम पड़ा बच्चों एंडेमिक डिजीज, स्थानिक रोग। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा, आ गया ना? ठीक, और अंतिम होता है, केवल समझ लो आप, चौथा नंबर में हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बायोलॉजी को मैं हर टॉपिक को टच कर रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, कंप्लीट नॉलेज आपको दे रहा हूं। मेरा जिस दिन बायोलॉजी क्लास कंप्लीट होगा ना, तो आप बिंदास तरीके से बोल पाओगे कि हाँ अब बायोलॉजी मेरा हर तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गया, क्या प्री, क्या व्यापम, क्या मेंस, हर एग्जाम के लिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा डाउट करे यार कुछ बच गया है तो कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नोट्स जुगाड़ करें, कौन सी बुक पढ़ें, ऐसा लफड़ा ही नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाशीमोटो रोग में पता है क्या होता है? इसमें थायरोक्सिन हार्मोन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। याद रखें, थायरोक्सिन की कमी इतना ज्यादा होता है, देखो 3 ठो एरो लगाया हूं नीचे। हाशीमोटो रोग में थायरोक्सिन हार्मोन की बहुत ज्यादा कमी हो जाता है, इतना ज्यादा कमी हो जाता है कि हमारा शरीर पहचान भी नहीं पाता कि थायरोक्सिन हार्मोन है। और ऐसे कंडीशन में जब थायराइड का इनको टेबलेट दिया जाता है ना, थायरोक्सिन हार्मोन इनके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ना, तो उसका शरीर उसको पहचान नहीं पाता और उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनाने लगता है। कुछ याद आ रहा है एंटीबॉडी में शब्द बोला था? अब आप लोग इतने जानकार हो चुके हो कि समझ जाओगे एंटीबॉडी क्या होता है। भाई जब बाहर से थायरोक्सिन हार्मोन दोगे तो बाहरी चीज हो गया, और कोई भी बाहरी चीज को हमारा शरीर क्या मानता है? दुश्मन, एंटीजन। अब इसके शरीर में इतना ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन कम है कि इसका प्रतिरक्षा तंत्र पहचान भी नहीं पा रहे कि हमारा है कि पराया है, कि नहीं के बराबर है। तो जब बाहर से थायरोक्सिन हार्मोन देते हैं ना, तो उसको नया चीज मान करके उसके अगेंस्ट क्या बनाने लगता है? एंटीबॉडी। और इस तरीके से वो एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वहां बनने लगता है तो वहां पर पहुंचेगा, उसको थायराइड ग्लैंड को ही चौपट कर देता है। इतना खतरनाक बीमारी होता है हाशीमोटो रोग। अब समझ में आया क्या होता है? ठीक है, इतना खतरनाक होता है। तो इस तरीके से यहां पर चारों कंप्लीट हो गया बच्चों। अगले नंबर में ग्रेप्स या बेस्ट हाउस रोग, कुछ याद आ रहा है ना? अधिकता से कौन कौन सा रोग होता था? अधिकता से कौन कौन सा रोग होता था? पहला नंबर में है ना, GRAVES, ग्रेव्स रोग या बेस्ट हाउस रोग बोलते थे। ग्रेव्स रोग या बेस्ट हाउस रोग, ग्रेव्स रोग या बेस्ट हाउस रोग। देखो ग्रेव्स रोग या बेस्ट हाउस रोग में क्या होता है ना, यह बहुत खतरनाक बीमारी होता है। अभी इसकी पहचान क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। इसकी पहचान क्या होता है ना? समझने के लिए थोड़ा सा लिख लो, बाकी बात नाम ही काफी है। पहचान क्या है? देखो इसमें क्या होता है कि आंख एकदम बाहर उभर जाता है। आप किसी किसी का देखना, आंख एकदम ऐसा लगता है कि आधा बाहर निकल गया, एकदम ऐसे बाहर निकला हुआ डरावना खतरनाक दिखता है, एकदम ऐसा लग घूर रहे मेरे को बार बार।
प्यार से भी आपकी तरफ देखेंगे तो ऐसा लग रहा है घूर रहा है मेरे को सामने वाला, है ना। तो आंख थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाता है, बड़ा सा आंख दिखने लगता है, डरावना दिखता है, घूरता हुआ दिखाई देता है, उसी का नाम है ग्रेव्स रोग। इसमें जो आंख होता है, आंख है ना, वो बाहर की ओर दिखाई देता है, बाहर निकलता है, डरावना दिखता है, बच्चे देख के डर जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे कौन है समझ में आया? पहचान नहीं पाएंगे, फिर मम्मी को बताना पड़ेगा कि बेटा पापा है पापा, समझ में? पहचान नहीं पाएंगे बच्चे, उनको क्या पता देख के डर चुके। डराना होता है, आंख एकदम बाहर निकल, लाल हो जाता है एकदम, यहाँ पर पूरा जमा हो जाता है। देखो किसी की आंख के नीचे एकदम इसे राउंड राउंड बन जाता है एकदम से यही होता है, इच रोग होता है, ग्रेव्स रोग, समझ में? बहुत लंबा इस पे बात नहीं करूंगा, इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में, इतना काफी है। अगले नंबर में ग्रेव्स के बाद अगले नंबर में क्या था बोलो तो? प्लूमर। प्लूमर रोग। प्लूमर रोग में एक बात याद रखना, जो एच आकार होता है ना वो बिगड़ जाता है, ऐसा कुछ अजीब हो जाता है शेप इसका, एकदम ऐसा सूजन आ जाता है ना। तो जो एच आकार होता है वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इससे एक बात पता चला बच्चों कि हार्मोन कम होना भी हानिकारक होता है और ज्यादा होना भी नुकसानदायक होता है ना। तो सवाल उठता है फिर इसको कैसे बैलेंस करें? खूब खा लोगे तो बैलेंस हो जाएगा क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? योगा, एक्सरसाइज, समझ में आया? तो उससे हार्मोन न तो कम रहेगा न तो ज्यादा रहेगा। और इस तरीके से बच्चे यहाँ पर थायराइड ग्लैंड वाला सेक्शन पूरी तरह से हो जाता है समाप्त। वहां पर एक पॉइंट लिख लेना, तो पीछे जो थायरोक्सिन हार्मोन लिखे हो ना, अच्छा एक और हार्मोन बचा हुआ अभी, तो मैं तो भूल ही रहा था, एक और हार्मोन बचा हुआ है ना। थायरोक्सिन हार्मोन जहां पे लिखे हो ना आप लोग, थायरोक्सिन हार्मोन लिख लेना, ये अमीनो एसिड नेचर का होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा नेचर का होता है? हाँ जी, क्लास का थोड़ा सा स्किप हो गया था, एक बार एकदम क्विक रिवीजन करवाएंगे क्या? क्या क्या करवाए? ऐसा ठीक है, बता देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अमीनो एसिड नेचर का होता है बच्चों, अमीनो एसिड नेचर का होता है, ठीक है। इधर देखिए मैं क्या क्या पढ़ाया हूँ उसको एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, और सभी को फायदा होगा इसमें। ध्यान से देखना मेरे तरफ, इधर देखो ना प्लीज, इधर देखो, ठीक, इधर देखना, ठीक है। मैं स्टार्ट किया था पहला नंबर का पार्ट, थायराइड ग्लैंड। पहला बोला था लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। दूसरा नंबर में हमारे शरीर का एकमात्र ग्लैंड जो हार्मोन को स्टोर करता है, यह एच आकार का होता है, यह गले में होता है, और इसका जो वजन होता है 25 से 30 ग्राम होता है, यहाँ तक। फिर बताया था हार्मोन का नाम, यहाँ से 2 हार्मोन सिक्रीट होता है बच्चों। पहला वाला का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन, दूसरा वाला का नाम है टीसीटी हार्मोन। एक एक करके पढ़ना स्टार्ट किए थे। पहला पढ़े थे थायरोक्सिन हार्मोन, पहला देखे थे फंक्शन, 2 फंक्शन देखे थे। यह ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, सेल के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है। मतलब ये हुआ कि थायरोक्सिन हार्मोन रहेगा ना तो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से तोड़ते रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहीं बोलता है भाई ग्लूकोज को जल्दी जल्दी तोड़ समझे। माइटोकॉन्ड्रिया खुद से काम नहीं करता, उसको करवाते हैं। कौन करवाता है? थायरोक्सिन हार्मोन। मोटा मोटी बात समझ में आ रहा है। दूसरा नंबर में बीएमआर को कंट्रोल करता है, और यहीं से इसका प्रभाव निकल करके आता है। 2 प्रभाव, कमी का प्रभाव और अधिकता का प्रभाव। इसकी कमी से एनसीईआरटी वाला एक बार पढ़ेंगे, एक बार सीजी बोर्ड वाला पढ़ेंगे। कमी से पहला नंबर का पॉइंट, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कम होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कम होगा, एनर्जी कम, तो सुस्ती लगेगा, तो मोटापा बढ़ जाएगा, बीमारी हो जाएगा। इसकी अधिकता से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा, तो फुर्तीलापन ज्यादा, ग्लूकोज ज्यादा टूटेगा तो मोटापा कम, और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से बीमार पड़ जाएंगे। तो कमी से भी बुखार और अधिकता से भी बुखार। तभी देखे होगे आप, ना तो कोरोना होता है ना तो मलेरिया हो जाता है, इसके बाद भी बुखार हो जाता है इंसान। फिर अगले नंबर में बोला था सीजी बोर्ड वाला की बात किया था मैं, प्रभाव को लेकर के। फिर से कमी का प्रभाव और अधिकता का प्रभाव। फिर कमी के प्रभाव में 4 चीज, क्रिटेनिज्म और मिक्सिडेमा, तीसरा नंबर में घेंगा रोग, और चौथा नंबर में हाशिमोटो। और अधिकता से 2 रोग हो जाएगा, ग्रेव्स रोग और बेस्डाउस रोग। यही तक बताया था। चलिए अगले नंबर में टीसीटी हार्मोन बच्चों, टीसीटी हार्मोन लिख ले अगले नंबर में एक लाइन में खत्म हो जाएगा, टीसीटी हार्मोन, टीसीटी हार्मोन। पहली बात ना, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होता था, उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता था थायरोक्सिन हार्मोन में, याद रख लेना आयोडीन प्रेजेंट होता है। इसमें आयोडीन एब्सेंट होता है, आयोडीन एब्सेंट होता है ना, गलती मत कर देना। इसको आयोडीन क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है बच्चों। इसको बनाने के लिए आयोडीन नहीं चाहिए होता है, ठीक। पूरा नाम में इसका काम छुपा हुआ है। टी मतलब हो जाएगा थायरो
सी मने कैल्सी और बच्चों टी मने टोनिन। हमेशा की तरह इसका एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, फंक्शन निकल के आएगा। थायरो मतलब होता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, तोड़ तोड़ के पढ़े। कैल्सी मतलब होता है बच्चों कैल्शियम, कैल्शियम। और टोनिन मतलब होता है कम करना, कम करना। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा हार्मोन बच्चों जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और कैल्शियम को क्या करता है, कम करता है। कहां कम करेगा, ब्लड में। कहां कम करेगा, ब्लड में। कोई भी चीज जो घटता है और बढ़ता है ना वो ब्लड में होगा। वैसे ईसीएफ में होता है, वैसे डीप में याद करने की जरूरत नहीं है, आपके लेवल पे ब्लड याद रखो, वो सब इसी पार्ट है। तो एक बहुत अच्छा लाइन निकल करके आया, देखना एक बार ध्यान से इधर आप। मैं बोला एक ऐसा हार्मोन, टीसीटी एक ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ब्लड में कैल्शियम को कम करता है। देखो कितना इजीली इसको अपन एक्सप्लेन कर पाए। 9, 10, 11, 12 में पागल बना देता था टॉपिक, समझ नहीं आता थी करना क्या। तो लिख लिया आप इसके फंक्शन को, कार्य को लिख लिया आप, इसके कार्य को लिख लें। यह ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है बच्चों, कम करता है। कहीं पर कोई दिक्कत है क्या, यह ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। ठीक, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। ठीक, अब कार्य बस हो गया यहीं तक, कार्य प्रभाव नहीं देखेंगे, यहां वाला टॉपिक पूरी तरह से हो जाता है कंप्लीट। बताओ, थायरोक्सिन हो गया ना, थायरोक्सिन हो गया, टीसीटी भी हो गया, मतलब थायराइड ग्लैंड कंप्लीट। अब बच्चों थायराइड के बाद अगले नंबर में लिख लो आप पैराथायराइड। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछता है, लिख लिया पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। देखो पहली बात, फर्स्ट नंबर का बात है ना, इसकी संख्या कितना होता है टोटल, 6 नहीं रे 4। ये कहां पर होता है, इसकी स्थिति क्या है बोलो तो, स्थिति क्या है। ये अंग्रेजी के एच आकार का क्या होता है, थायराइड ग्लैंड। किसी कोई दिक्कत है क्या, ये क्या है, THYROID, थायराइड ग्लैंड है। और इसी थायराइड के चारों कॉर्नर में चिपका रहता है, ऐसा देखो, यही तो है पैराथायराइड। कोई दिक्कत है क्या, तो याद रखो पैराथायराइड ग्लैंड संख्या 4 होगा, इसका पोजीशन हो जाएगा थायराइड के ऊपर पाया जाता है, संख्या 4 हो जाएगा। बच्चों तीसरा नंबर में बात करेंगे हार्मोन को लेके। इससे एकमात्र हार्मोन निकलता है, कोष्टक में लिख दे हार्मोन करके एकमात्र लिख दिया, मतलब सिर्फ एक ही निकलता है यहां से, और उस हार्मोन का नाम है PTH हार्मोन, PTH। अब PTH का पूरा नाम होता है P फॉर पैराथायराइड, P मतलब पैराथायराइड, पैराथायराइड, T मतलब अच्छा ट्रोपिक, और H मतलब हार्मोन। ठीक है, या नॉर्मली कहीं कहीं पर इसको ऐसा लिख देता है पैराथायराइड, P मतलब पैरा, T माने थायराइड और H माने हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। बात समझ में आया, पैराथायराइड हार्मोन। आप बोलोगे इसमें तो कोई फंक्शन दिख ही नहीं रहा है। मैं तो बार बार बोलता था कि जब आप हार्मोन का पूरा नाम लिखेंगे तो वहीं से उसका फंक्शन निकल करके आता है। इसका फंक्शन याद करने का तरीका यह है, यह टीसीटी का एंटागोनिस्टिक होता है, यह टीसीटी का अपोजिट वर्क करता है। तो याद रखें आप, ये क्या करता था बोलो तो, यह टीसीटी का विपरीत काम करता है बच्चों, विपरीत कार्य करता है। यह टीसीटी का विपरीत काम करता है, उल्टा काम करता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब ब्लड में कैल्शियम को, मतलब बताइए वो क्या करता था ब्लड में कैल्शियम को, तो ये ब्लड Ca+2 कैल्शियम को क्या करता था, कम करता था।
थायरोकैल्सिटोनिन, टोनिन मैंने कम करना, तो ब्लड कैल्शियम को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। और एक पॉइंट नया ऐड करना, PO4 3- फास्फेट बोलते हैं इसको, फास्फेट को कम करता है बच्चों, याद कर लोगे ना। तो याद रखें, यह ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और फास्फेट को घटाता है। बताओ याद हुआ? कैसे कनेक्ट करके याद करवा रहा हूं, एक एक लाइन को याद करते चलिएगा जी। आप यकीन मानिए, जब आप मेंस की तैयारी करेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। हर जगह का बेस यहीं से बनता है। और अगर आप इस फील्ड में कूद चुके हैं तो हमारा क्या फेवरेट है और क्या फेवरेट नहीं है, ऐसा सवाल आना ही नहीं चाहिए टॉपिक पे। आपको पता है कि यहाँ सब पढ़ना तो सब पढ़ेगा। आर्ट्स वाले जब साइंस पढ़ सकते हैं तो साइंस वाले आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स वाले बायो भी पढ़ सकते हैं, बायो वाले मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर फेवरेट वाला चीज़ नहीं चलता है। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट को अपनी फेवरेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 40 नंबर का बायोलॉजी पूछता है। हाँ देखो, टीसीटी का विपरीत काम करता है, यह ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और फास्फेट को कम करता है। PO4 3- मतलब फास्फेट। आप इसको फास्फेट लिख दो ना, इसको इस फॉर्म में मत लिखो, लिख दो आप फास्फेट, ऐसे लिखो आप। मैं झंझट ही खत्म कर दिया इसका, फास्फेट लिख दो, फास्फेट को कम करता है। अब समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए प्रभाव अगले नंबर में हमेशा बताया हूं, कार्य के बाद क्या होता है, ये तो फंक्शन हो गया ना जी, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलो लिखो अगले नंबर में PTH, पैराथार्मोन हार्मोन भी बोलते थे, पैराथार्मोन हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन का प्रभाव हमेशा की तरह सिर्फ वही बात, कमी का प्रभाव और अधिकता का प्रभाव। याद रखें बच्चों, इसकी कमी से क्या होता है जानना है हमको, और दूसरा नंबर में इसके अधिकता से क्या होता है ये देखना है। अब आप खुद ही बता दीजिए इसका काम क्या था बोलो तो। फास्फेट को भूल जाओ कुछ समय के लिए, कैल्शियम को याद रखो। बताइए कैल्शियम को क्या करता था, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता था। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर आपके बॉडी में PTH हार्मोन कम हो गया तो क्या वो फैक्टर रह गया क्या जो ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता था? नहीं। मैं क्या बोला, अगर आपके शरीर में PTH हार्मोन कम हो गया, पैराथायराइड हार्मोन कम हो गया, और आपको मालूम है कि ये हार्मोन हमारे खून में कैल्शियम को बढ़ाता है, तो बढ़ाने वाला ही कम हो गया, तो सीधी सी बात है ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बताइए इसकी कमी से ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, कम। और इसकी अधिकता से बोलिए क्या होगा जी, ब्लड कैल्शियम लेवल क्या होगा, अधिक हो जाएगा। बताइए यहां तक की बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। सवाल यहां पर उठता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, यहां पर कैल्शियम अधिक हो गया, कैसे होता होगा? ऐसा तो नहीं है कि जादू का छड़ी है घुमा दी और कैल्शियम कम हो गया। ऐसा तो नहीं कि जादू का छड़ी घुमा दी कैल्शियम अधिक हो गया। टेक्निकल सोचने की कोशिश करिए आप। मैं बोला कि कैल्शियम कम हो गया, ब्लड में कम हो, कैसे ब्लड में कम हुआ होगा? आप सोच के देखो, इमेजिन करो, आप पूरा ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए। आपके खून में बच्चों कैल्शियम है और वो कैल्शियम कम हो रहा है, तो कहां जा रहा होगा? कैल्शियम की जरूरत कहां पड़ता है बताओ? हड्डी में, बोन में। तो इमेजिन करो खून से कैल्शियम निकल निकल करके कहां जुड़ जाएगा, बोन में चला जाएगा, बोन में जाएगा। और जब बोन में जाएगा तो ऑटोमेटिक यहां पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर कम हुआ तो हड्डी में तो गया ना, तो हड्डी क्या हो जाएगा, मजबूत। अब समझ में आया देखो कैसे सोचते हैं। तो याद रखो इसकी कमी से, याद रखो बोन क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रोंग हो जाएगा। इसकी कमी से हड्डी मजबूत हो जाएगा। भावनाओं में बह के मत सोच लेना नहीं कम हो गया तो हड्डी तो कमजोर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होता है बे। इसकी कमी से बोन क्या हो जाता है बोलो तो, स्ट्रोंग हो जाता है। सब बता रहा हूं मैं। अब बताइए, एक तो तरीका यह है, एक तरीका तो यह है कि कहां जाएगा बोलो तो,
बोन में चला जाएगा। दूसरा तरीका यह कि आपके मूत्र से बाहर निकल जाएगा। भाई दो ही तरीका है ना, खा नहीं जाएंगे कैल्शियम को निकाल के मैं खा गया चबा के दोबारा ऐसा नहीं हो सकता। ब्लड से कहाँ जाएगा बोलो तो बोन में, और दूसरा कहाँ चला जाएगा यूरिन से बाहर। तो इसकी कमी से जो कैल्शियम होता है ना बोन में चला जाता है, यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाता है। तभी यूरिन टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर लोग, देखते हैं कि अगर आपके मतलब यूरिन में अगर कैल्शियम ज़्यादा जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं वाला प्रॉब्लम है आपको। कैसे चेक करते हैं समझ में आया। अगले नंबर में इसके बाद वाले में सुनना, एक कहानी बता रहा हूँ, पहले सुन ले, इसके बाद रिलेट करूँगा। बच्चों एक नाम सुने होंगे आप, न्यूरॉन, तंत्रिका। इसके बाद वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे न्यूरॉन होता है तंत्रिका कोशिका बोला जाता है उसको। याद रखिए न्यूरॉन करता क्या है, पहले उसको बता देता हूं, फिर उसको क्या चाहिए होता है ये बताऊंगा। इधर देखना, जैसे मैं कुछ सोचा, मेरे दिमाग में कोई थॉट आया, एज एग्जाम्पल यहां पर मार्कर रखा, उस मार्कर को, मेरे को मार्कर है, मेरे को मार्कर को यहां पर उठाना है। तो उठाने का थॉट पहले कहां आया, मेरे ब्रेन में। प्लीज पूरा फोकस मेरे तरफ। उस मार्कर को उठाने का थॉट, ऐसा तो नहीं कि अपने मर्जी से उठा दिया, फिर तो लोग पागल कहेंगे ना। तो पहले इस मार्कर को मेरे को उठाना है, इस उठाने का थॉट कहां पर आया, ब्रेन में। उस थॉट को इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करके न्यूरॉन लेकर के जाता है हाथ के मसल्स में। कहां लेकर के जाएगा, हाथ के मसल्स में, मांसपेशी में। और मैं आप लोग को पहले क्लास में बता चुका हूं कि जो मूवमेंट होता है, जो गति होता है, हमेशा मसल्स में होता है, इसलिए मसल्स में लेकर गया। अब मसल्स में मैसेज पहुंच चुका है कि उठाना है, तब जाकर के मेरे हाथ में मैसेज पहुंच गया, देखो मार्कर में उठा लिया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। अब इमेजिन करो आप अगले नंबर में, ये जो न्यूरॉन होता है ना बच्चों, इसको काम करने के लिए चाहिए होता है कैल्शियम। ये जो न्यूरॉन होता है ना, इसको काम करने के लिए चाहिए होता है कैल्शियम, और ये कैल्शियम लेता है ब्लड से। कहां से लेगा, ब्लड से लेता है। अब आप इमेजिन करिए आपके बॉडी में क्या हो चुका है, पीटीएच कम। और जब पीटीएच हार्मोन कम हो जाएगा तो सोचिए आप कि आपके ब्लड में कैल्शियम क्या हो चुका है, कम। और जब ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा तो क्या न्यूरॉन को काम करने के लिए कैल्शियम मिल पाएगा, क्या नहीं मिलेगा। और जब कैल्शियम नहीं मिलेगा तो आप कितना भी सोच लोगे कि मेरे को मार्कर को उठाना है, सोच तो लिए, लेकिन वो मैसेज आपके हाथ तक पहुंचा ही नहीं। और जब मैसेज हाथ तक पहुंचा ही नहीं तो क्या हाथ में कोई मूवमेंट होगा, क्या नहीं होगा। तो कितना भी कोशिश करोगे हाथ उठेगा, इधर ला उठाने के चक्कर में इधर ला उठ जाएगा। और बात समझ में आया ना, काम करना बंद कर देगा। लकवा, पैरालाइसिस। अब समझे पैरालाइसिस कैसे होता है, लकवा कैसे होता है। तो याद रखें बच्चों, इसकी कमी से क्या हो जाता है, लकवा। इसी कमी से लकवा हो जाता है, जाम हो जाता है, जबड़ा सबड़ा कामें करना बंद, टिटेनी हो जाता है, ऐसे लक्षण लकवा होता है, पैरालाइसिस। अब समझ में आया। अब इमेजिन करिए आप, ध्यान से देखिएगा, आपको मैं बताया था पहले क्लास में, अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से पढ़े होंगे तो बताया था दो चीजें होता है, एक रेस्पिरेशन और एक ब्रीदिंग। और वहां पर बताया था बच्चों कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है एंजाइम। रेस्पिरेशन कंट्रोल करने का काम करता है एंजाइम, और ब्रीदिंग को कंट्रोल, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है, न्यूरॉन के द्वारा। न्यूरॉन भेज करके छाती को फुलाता है, पिचकाता है। बात समझ में आया। अब इमेजिन करिए आप, अगर उस न्यूरॉन में जो मैसेज को हमारे छाती तक लेकर के आ रहा है, सीने तक लेके आ रहा है, जिसकी वजह से हम ब्रीदिंग कर पा रहे हैं, अगर उस न्यूरॉन को कैल्शियम नहीं मिल पाया तो क्या सांस ले पाएंगे, क्या सांस छोड़ पाएंगे, क्या नहीं छोड़ पाएंगे। श्वास रोध से मृत्यु तक हो सकता है, एस्फेक्सिया से डेथ तक हो सकता है जी, घुटन से मृत्यु तक हो सकता है। सोचे कितना खतरनाक हार्मोन होता है। अगर तरीके से कम हो गया ना, ऑन द स्पॉट डेथ। इसलिए याद रखना बच्चों, एकमात्र ग्लैंड अगर इसको तुरंत निकाल दिया जाए ना, उसके लगे हाथ डेथ हो जाता है। मतलब ये हुआ कि ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है ना, अगर इसमें चोट लग गया ना, तुरंत डेथ होता है। आपको पता है जब फांसी लगाते हैं, ऐसा नहीं कोई भी जाकर के फांसी में चढ़ा दिए, उसके लिए अलग से जल्लाद होता है, नाम सुने हो,
लेके जाते हैं उसको, स्पेशल गाड़ी बुक करके ले जाते हैं, वो पहले से रस्सी वस्सी सब तैयार रखते हो, वो इस तरीके से रस्सी को टाइट करता है, यहां पर ऐसा बांधता है कि प्रॉपर उसका पैराथायराइड ग्लैंड दब जाए, दबे, प्रॉपर बोन पर पूरा लोड पड़े, और जैसे लीवर खींचते हैं तो एकदम अचानक से उसका पैराथायराइड ग्लैंड दबता है, ऑन द स्पॉट डेथ होता है बच्चों। वही देख लेना, आजकल प्रेमी जोड़े अपने मर्जी से फांसी लगा लेते हैं कभी कभी, वो मिली नहीं फांसी लगा लूंगा, अबे दूसरी ले आ, है ना, फांसी लगा लेंगे। अब इन लोग क्या करते हैं, दुपट्टा में फांसी लगाते हैं सुने होगे ना, दुपट्टे में फांसी लगा के। अब इन लोग को फांसी लगाने आता नहीं, ऊपर में लगा देते हैं सर, तो ऊपर में जब फांसी लगाते हैं ना बच्चों, तो पैराथायराइड ग्लैंड पर पूरा लोड नहीं पड़ता है, इसलिए वो दबता नहीं है, और दबता नहीं है तो तुरंत डेथ नहीं होता, तो छटपटा के मरते हैं 2 मिनट के बाद। इतना ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है कि गलती से उसको उतार दोगे ना तो उसको पहले पटक के मारेगा जिसकी वजह से फांसी लगाने गया था वो, इतना जोर से दर्द करता है। तो लंबा से जब हड्डी टूट जाता है गर्दन का, तब जाकर डेथ होता है। अब समझ में आया पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, समझ में आया? इसके निकालने से या इसमें प्रॉब्लम हो जाए ना तो तुरंत डेथ होता है, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। तो याद रखें आप, इसकी कमी से एस्फेक्जिया भी होता है, एक वर्ड है ASPHXIA, फेक्जिया, SPHAXIA होता है, सॉरी, ASPHAXIA, हिंदी में कहते हैं श्वास रोध। श्वास रोध की कमी से मृत्यु तक हो सकता है बच्चों, मृत्यु तक, श्वास रोध, इसीलिए डेथ तक हो सकता है, इसलिए मृत्यु तक हो सकता है। तो कितना खतरनाक हार्मोन होता है, देख रहे हो। अभी आप एक सवाल पूछ रही थी हेम कि सर इसका कोई बेनिफिट है क्या, तो भाई इधर हड्डी मजबूत हो रहा है, इधर तो निपट जा रहे हैं समझ में आया? तो इस तरीके से वाला पार्ट यहाँ पर कमी वाला अधिक कंप्लीट हो गया। अब आप इमेजिन करिए, इधर देखो आप, चलिए इधर देखते हैं यहाँ पर, बताइए अगर इसका अधिकता हो गया तो ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, अधिक। अब ऐसा तो नहीं है क्योंकि जादू का छड़ी है, पीटीएच हार्मोन घुमा दिया आपके शरीर में, ब्लड, आपके ब्लड में कैल्शियम बढ़ गया, क्या ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा। आपके ब्लड में कैल्शियम कहाँ से आएगा? अरे जहां गया था वहां पे आ जाएगा वापस, हड्डी में गया था, हड्डी से वापस आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, वापस आ जाएगा। तो इमेजिन करो ना आप, ये देखो बोन है, समझना बात को, ये क्या है बोलो तो, बोन है, बोन है। अब इसमें से बच्चों कैल्शियम बाहर निकल रहा है, कैल्शियम बाहर निकल रहा है, तो जहां से कैल्शियम बाहर निकलेगा वहां पर छोटे छोटे छेद होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे ना, जहां से बाहर निकलेगा वहां पर एक छेद करता हुआ बाहर निकलेगा ना, तो इस चक्कर में पूरा हड्डी में छेद हो जाएगा, बोन में पोर बन जाएगा जी, हड्डी में छेद बन जाएगा, बोन कमजोर हो जाएगा। तो इसकी अधिकता से क्या हो जाता है, बोलिए, बोन कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। याद रखें बच्चों, इसमें कैल्शियम बाहर निकल जाता है, हड्डी में छेद हो जाता है, और इसी रोग का नाम है OSTEO, ओस्टियो, POROSIS, ओस्टियोपोरोसिस। बच्चों ओस्टियो का मतलब होता है बोन, और पोरोसिस का मतलब होता है, पोर बोले तो छेद हो जाना, हड्डी में छेद हो जाना। इसका एक और भी प्रॉब्लम होता है, महिलाओं में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से। कैसे होता है, इसका जवाब देगा स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र में पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है। तो याद रखो, इसकी अधिकता से हड्डी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इमेजिन करो आप, पीटीएच हार्मोन क्या करता होगा, बोन से पूरे के पूरे कैल्शियम को, पूरा तो नहीं, जितनी जरूरत है कैल्शियम को बाहर निकाल लेगा और ला करके ब्लड में छोड़ देगा, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। जो मूत्र से शरीर से बाहर निकल रहा है तो उसको रोक देगा, तो कहीं ना कहीं आपके खून में कैल्शियम की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। अब सोच के देखो आप, आपके शरीर में, आपके ब्लड में कैल्शियम बढ़ चुका है, अगर वो कैल्शियम, और खून को छानने का काम कौन करता है, किडनी, और अगर जा करके वो किडनी में फंस गया तो क्या हो जाएगा, किडनी स्टोन, क्या हो जाएगा, किडनी स्टोन। तो इसकी अधिकता से पथरी हो जाता है बच्चों, तो इसकी अधिकता से क्या हो जाता है, पथरी हो जाता है। तभी तो देख लेना, पत्थर वाले कुछ चीज खाए नहीं, साला फिर भी पथरी हो गया, स्टोन हो गया, इसी की वजह से। तभी तो बोलता हूं कि हार्मोन कम हो जाता है तो भी नुकसान करता है, और अधिक हो जाता है तो वो भी हानिकारक होता है। मतलब हार्मोन ना तो कम होना चाहिए ना तो अधिक होना चाहिए। तो बैलेंस कैसे करें, इसका एक ही तरीका है, एक्सरसाइज, योगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पीटीएच हार्मोन का प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल गया होगा, ठीक।
समझ में आया? कुछ रिस्पॉन्स करोगे? ठीक ठीक, आ गया ना? अब कैसे सोचते हैं हार्मोन को समझ में आ गया ना? कैसे बीमारी कनेक्ट होता है। अगर आपसे कोई बोले, अगर आपको कोई बोले, अगर इमेजिन करो, अगर आपको बोले कि यार इसका लाइफ स्टाइल तो बहुत अच्छा है, सब कुछ सही सलामत है, फिर भी पथरी हो गया है, तो आपका एक नज़र जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? यहाँ पर जरूर जाना चाहिए, है ना? तभी डॉक्टर लोग देख लेना, कुछ भी बीमारी होता है ना तो कई चेक करवाते हैं, हार्मोन का पूरा रिपोर्ट लेकर के आओ, ब्लड चेक कराओ, यूरिन चेक कराओ, स्टूल चेक कराओ। तो डॉक्टर, मरीज को क्या लगता है लूट रहा है मेरे से। अबे लूट नहीं रहा है, वो अच्छा डॉक्टर इसीलिए 40 चेक करवा रहा है, पूरा जान परख के तेरे को तुम्हारी बीमारी का इलाज करेगा। दे दिया उल्टा पुल्टा दवाई तो बात समझ में आया? चलो, तो इस तरीके से याद रखो आप पीटीएच हार्मोन का कमी से और अधिकता से इसका क्या प्रभाव होता है। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अगले नंबर बच्चों इसके बाद वाले में लिख लो थाइमस ग्लैंड। अरे हो गया ना, दिल के पास था ना थाइमस ग्लैंड। तुम लोग पढ़े थे बायोलॉजी इस चीज से? सिस्टमेटिक नहीं पढ़ पाया हो गया इन लोगों ने, पूछ लें क्या? चलो, तो देखिए इधर आप थाइमस ग्रंथि। बच्चों थाइमस ग्रंथि को लेकर के हम बात करें तो पहली बात, ये दिल नहीं, जिगर नहीं, दिल के पास होता है। बात समझ में आया? जिगर नहीं, दिल के पास होता है। ये दिल के पास रह करके दिल की तरह गद्दारी करने के लिए सीख गया, बेवफा हो चुका है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी साइज छोटा होता जाता है ना? तो लिख लें आप दूसरा नंबर में। अच्छा बताओ तो हमारे किससे संबंधित होता है? प्रतिरक्षा तंत्र से। रो के बोल रहे हो क्या रे? अच्छा, बोलते समय लगता है गले में खराश आ गया था। ऐसे संबंधित होता है, गले में खराश। मौसम चल रहा है अभी, है ना? ठीक, तो याद रखें आप प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होता है। दूसरा के बाद तीसरा नंबर में इसे एक हार्मोन निकलता है बच्चों, और उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। इसको भी रटोगे क्या? घर में बैठ के थाइमोसिन थाइमोसिन करेंगे आज। अरे नाम से स्पष्ट है, थाइमस से थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन। ठीक ठीक, अच्छा आपका बेटा है, उसको भी पढ़ाइए बायो। चलिए, ऐसा? ओ, पढ़ने में इधर ज्यादा है इसको। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हार्मोन क्या हो जाएगा बोलो तो? थाइमोसिन हार्मोन। याद रखें आप अगले नंबर के पॉइंट में, एज इंक्रीज होने से साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड डिक्रीज हो जाता है, इसका साइज कम हो जाता है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? इसका उम्र बढ़ने से इसका साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और इसीलिए बुजुर्गों में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। बुजुर्ग बेचारे हर जगह से परेशान रहते हैं, बुजुर्गों में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है। बताइए कहानी समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग को बातें समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया होगा ना, फिर आपको दुआओं की जरूरत है। दुआओं की जरूरत है। ठीक, मैं सारा कुछ बता चुका हूं, पहले सारा कहानी बता, पूरी लंबा चौड़ा इसको समझाया हूं मैं। याद आ रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके बाद वाले में, अगले नंबर में। थाइमस के बाद एक और बता दूं क्या? रहने देता हूं, इतना काफी हो जाएगा। आज इतना ही पढ़ो, ठीक है? एक लेक्चर कल खत्म कर देते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।